आचार्य बालकृष्ण जी, मैं उन्हें आचार्य बालकृष्ण जी नहीं कहूँगा, मैं उन्हें आचार्य कुलम कहूँगा। आपके नाम को बहुत कम लोग जानते हैं कि आप आचार्य कुलम के नाम से भी जितने बहुत निजी क्लोज लोग हैं वो इसको जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, 4 अगस्त का आपका जन्मदिन है आचार्य जी, 4 अगस्त का आपका जन्मदिन है। आपके पतंजलि के लोग उस जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि आयुर्वेद की तरफ धीरे धीरे हम अपने अवसरों को भी बदलें। आप के बारे में 2-3-4 बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बताई जानी चाहिए। बाकी तो आप आयुर्वेदाचार्य हैं, इसमें विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्य हैं, लेकिन आप पर्वतारोही भी हैं। आपके बारे में एक मुझे जो जानकारी मिली कि आपने हिमाचल की कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियाँ, गुमनाम है, नाम नहीं है, बाद में उनका नाम पड़ा, वहाँ उन्होंने आरोहण किया, जड़ी बूटियों की खोज में गए और उन चोटियों के नाम राज ऋषि, योग ऋषि और आयुर्वेद ऋषि बाद में रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मैं जानता हूँ ये केवल शोध के लिए किया गया होगा। अपने विद्यार्थियों के साथ ये आरोहण इसीलिए हुआ होगा कि जड़ी बूटियों की खोज करनी है, नए शोध करने हैं, और इसी के साथ उन 3 चोटियों के नाम भी रखे गए। इसके अलावा जैसे कि अभी रश्मि जी भी इस बात को कह रही थी, मार्कंडेय राय जी भी इस बात को कह रहे थे कि आयुर्वेद को लेकर हम भ्रम में रहते हैं। अब तो स्थितियाँ बहुत बदली हैं, लेकिन और ये भी माना जाता है कि आयुर्वेदाचार्यों को वैज्ञानिकों की श्रेणी में भी नहीं गिना जाता। लेकिन आचार्य बालकृष्ण जी को, आचार्य कुलम जी को विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड और यूरोपियन पब्लिशर्स एल्सवियर ने विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की एक सूची जारी की थी, जिसमें आचार्य कुलम का नाम, आचार्य बालकृष्ण जी का नाम उस सूची में है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और दूसरा गौरव हमारे लिए महान क्षण ये है कि हम आज उनको सुनेंगे और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और अपनी बात को रखिए। भारत माता की वंदे। इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम जो काउंसिल है, उसके माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा परंपराएं, उन परंपराओं की जो ऊर्जा और शक्ति है उसके द्वारा समाज, देश, राष्ट्र के लिए जो कल्याण हो सकता है, लोगों का हित हो सकता है, उस भाव से आयोजित यह इंटरनेशनल एक्सपो और यह कॉन्फ्रेंस, यह आयोजन, इस आयोजन में पिछले 3 दिनों से आप बहुत महापुरुषों को, विद्वानों को आपने सुना, आपने सीखा, जाना, और आज इस पवित्र मंच पर अभी जिनको आप कविता के माध्यम से सुन रहे थे, आदरणीय भाई श्री शांतमनु जी, और जो आयु वृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, जो कुलाधिपति के रूप में अभी भी सेवा दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी, आदरणीय से डॉक्टर मार्कंडेय राय जी, आदरणीय डॉक्टर बहन रश्मि सलूजा जी, और जिन्होंने अपने जीवन को भारतीय ऋषि विधा, योग विधा के लिए समर्पित किया है, ऐसे आदरणीय श्री देशराज जी, और जो इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम काउंसिल के जो मूल में हैं, जिनकी सोच रही है, ऐसे डॉक्टर आदरणीय विपिन कुमार जी और आदरणीय डॉक्टर हमारे डीपी मिश्र जी, और इसका बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर श्रवण कुमार जी, और मेरे सम्मुख सभी हमारे पूज्य मातृशक्ति, सभी सज्जन वृंद, और मैं देख रहा हूँ हमारी सेना के यशस्वी, राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे सैनिक सेवा के सभी हमारे आदरणीय भाइयों, और अनेक हमारी जो यहाँ पर
दुकानें लगी हैं, स्टॉलें लगी हैं, लोगों ने अपने तप को, पुरुषार्थ को इस दिल्ली नगरी से जन जन तक पहुंचाने के एक भाव और सोच के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सबको भी मेरी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और मंगल कामना। सनातन संस्कृति वह जीवन पद्धति है जहाँ हम संपूर्ण मानवता की बात करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई पद्धति नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो जहाँ संपूर्ण मानवता की बात की जाती हो। इसीलिए हम प्रार्थना भी करते हैं तो बहुवचन में ही करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे सुखी कर। कभी भी दुखी होकर के हम अपने आप बड़बड़ाते समय बोलने बेचे, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। हम हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को ही हम मानने वाले लोग हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात आज की जाती है, पर वो व्यापारिक परिभाव की वजह से, व्यापारिक सोच के कारण से हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन वो परिवार की भाव से की जाती रही है। हमें इस संदेश को आज दुनिया में पहुंचाने की आवश्यकता है। उस संदेश के अंदर हमारा शास्त्र, हमारा दर्शन, हमारा सिद्धांत सब कुछ सन्निहित है। तो यह आयोजन हमने तो कभी कहा नहीं कि हम ही सब कुछ हैं। हमने कहा जो सब कुछ है उसके पीछे हम साथ खड़े हैं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का जो ये काउंसिल का जो भाव है, उसकी सोच और दृष्टि वो यही है। लोगों ने अनेक विध षड्यंत्रों के द्वारा या अपने अपने संकुचित भावों को स्थापित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे संस्थाओं का, संगठनों को प्रारंभ किया। तो मैं इसलिए भी पूरी टीम को, मिश्र जी और उनकी पूरी टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम, देखिए हमारे ऋषियों ने कभी भी धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्य मूलमुत्तम, पहला सुख निरोगी काया। जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य से इतर प्राणी भी क्यों ना हो, हर कोई वह दुख से बचना चाहता है। हमारे सारे दर्शन दुख से निवृत्ति की ही बात करते हैं और उस दुख में पहला दुख माना गया है देह का रुग्ण होना। देह को रुग्ण होने से, आदरणीय बहन बैठिए, ये डॉक्टर हैं और पर आयुष की बड़ी प्रशंसक हैं। रोगी होकर के औषधि का सेवन वह मजबूरी है। वस्तुतः योग और आयुर्वेद वो औषधियों की पैथी नहीं है, वह आपके जीवन को निरोग बनाने के लिए मंत्र और सूत्र देने वाले शास्त्र हैं। कि जब हम इस दुनिया में आए थे कितने सुंदर थे, कितने निरोग थे, हमने अपनी गलतियों से अपने आप को रोगी बना दिया, अपने आप को कुरूप बना दिया, अपने आप को विविध तरह के व्याधियों का घर बना दिया। तो हमारे शास्त्र योग और आयुर्वेद, अभी सुना रहे थे समादोषा समग्निश्च समाधातुमलक्रिय, कि किस तरह से हम अपने दोषों को, अपने विकारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को समत्वम योगोच्यते, एक समस्थिति पर ला करके हम निरोग हो सकते हैं। यह इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का मूल सूत्र है, मंत्र है। इस मंत्र को
हम सबको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भारतीय व्यक्तियों की, हम सबकी जो स्थिति ऐसी बन चुकी है, पूरी ताकत लगा करके हम कमाते हैं, सेहत का ध्यान नहीं देते हैं। कमाया हुआ जब सेहत खराब, स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं तो उसको बाद में ठीक करने के लिए खर्च कर देते हैं। इससे अच्छा आदरणीय देशराज जी कह रहे थे भाई किसके लिए आए हो? तो कमाने के लिए। मैं कहता हूँ वह वस्तुतः जो पदार्थों की कमाई, वह कमाई नहीं है, जो आपके शरीर की निरोगता और मन की प्रसन्नता की कमाई ही असली कमाई है। तो वो साधन है। वस्तुतः हमने ऐसा मान लिया है, पदार्थ हमारा साध्य नहीं है। यदि हम ऐसा समझ लें, संसार के पदार्थों की आवश्यकता है। जीवन निर्वहन के लिए हमें वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, आवास भी चाहिए, पर वस्त्र, भोजन और आवास वह लक्ष्य नहीं, वह साधन है। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे उस दिन हम दुनिया के इन व्याधियों से, विकारों से, प्रपंचों से बहुत दूर हो जाएंगे। तो आइए इसके माध्यम से, इस तरह के आयोजन के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करें। बहुत साधारण सी चीज़ें हैं परंतु गहरी बातें हैं, क्योंकि कई बार हम दौड़ते दौड़ते दौड़ ही लगाते जाते हैं, पर हम क्यों दौड़ रहे हैं हम स्वयं को भी पता नहीं होता है। तो यह हमारी संस्कृति यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड की है। भगवान बुद्ध आपो दीपो भव की बात करते हैं, हम अंतर चेतना की बात करते हैं। भगवान वेद स्वयं कहते हैं यस्मिन् ऋचः साम यजंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना वाविभारा। हे मनुष्य, तेरा सब कुछ ज्ञान विज्ञान वह तेरे अंतर में ही निहित है, तो उसको पहचान। तो यह परंपरा है स्वयं को पहचान करके दुनिया की ओर प्रवृत्त होने की। पर दुनिया में आज हम सारी दुनिया की चीज़ों को जानते हैं पर स्वयं से विमुख हैं। आइए स्वयं से जुड़िए, स्वयं को जानने का प्रयास करिए। दुनिया को जानने के लिए आप 23 घंटा लगाएं, पर अपने को जानने के लिए कम से कम 1 घंटा तो आप दे दें। उसमें आप थोड़ा योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, आहार का ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, चिंतन करिए। और अब तो एक और चीज़ बड़े ज़ोर शोर से हम उसमें लगे हैं, महीने में कम से कम 1 दिन उपवास भी करिए। आज लोग भूख के कारण से, अन्न के अभाव के कारण से रोगी नहीं हैं, आज हम अधिक आहार के कारण से रोगी हैं। हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, शायद वह भोजन बाद में हमको खा लेता है। तो इसीलिए भोजन देह को चलाने के लिए हो, भोजन देह को बिगाड़ने के लिए न हो। क्योंकि अन्न के लिए औषधि कहा गया है, अन्नमयी औषधि, अन्नमयी प्राणः। तो अन्न को प्राण, औषधि, आयु को देने वाला, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है। तो हमारा अन्न हमारे आयु को देने वाला हो, हमारा अन्न हमारे आयु को, प्राण को हरण करने वाला न हो, इसका भी आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं। दूसरी बात, जब इंटीग्रेशन की बात आती है, विशेष कर करके पतंजलि के संदर्भ में एक मानसिकता बना दी गई थी कि स्वामी रामदेव जी या आचार्य बालकृष्ण वह एलोपैथी के विरोधी हैं। ये ऐसा आप कहेंगे कि ऐसी अवधारणा क्यों बनी? सच मानिए, हमने विरोध नहीं किया, पर जो उसमें षड्यंत्र करने वाले जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं से उनको अपनी दुकानों पर खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि बचाव की जगह आक्रमण करो। एक नीति होती है, जब कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमला करने से शायद हम विजेता बनेंगे। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि आज पतंजलि के पास 80 से ज़्यादा कंट्री के लोगों के, पेशेंट्स के करीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा रोगियों का EMR के अंदर हमारे पास डेटा है। दुनिया के
किसी भी संस्थान के अंदर एक जगह पर इतने पेशेंट्स का डेटा कहीं नहीं है। यह पतंजलि का कार्य है। आदरणीय देशराज जी ने पूरा समय लगाया। दिल्ली में उनकी टीम, पिछली बार भी हम आए थे, आपकी टीम थी, हम तो अपनी मानते हैं इनको भी। तो देश में करीबन 10 लाख से ज़्यादा योग शिक्षक निःशुल्क रूप से पतंजलि के माध्यम से भी योग प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो आपकी संस्था, हमारी ऐसी कई संस्थाएं लग रही हैं, अपने अपने सामर्थ्य से, संख्या बल की बात से ज़्यादा बढ़ करके है। आपकी भावना की जो बल है वो बहुत बड़ी है, आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान है। उस हाव से हम काम कर रहे हैं। हमने आज लगभग पूरी दुनिया की टॉप लेवल के जितने भी रिसर्च जर्नल्स हैं, आज योग और आयुर्वेद को लेकर के इंटरनेशनल पब्लिकेशन का काम है, वो बड़े स्तर पर पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। और आदरणीय बहन कह रही थी कि हमको अपनी बातों को अपनी भाषा में समझाने की आवश्यकता है। मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूँ, दुनिया बहन अपनी भाषाओं में नहीं समझती थी, इसलिए हमने तो दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने के लिए इंटरनेशनल पब्लिकेशन और रिसर्च का बीड़ा उठाया। और आज पतंजलि में 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो बताने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। दुनिया को सुननी पड़ती है, दुनिया को माननी पड़ती है। यह पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। और आज इस तरह के आयोजन से, जैसे मैंने कहा कि हमने कहा कि अब लोग कहते हैं कि एलोपैथी के विरोधी, हमने कहा नहीं, एलोपैथी के विरोधी नहीं, हम एलोपैथी के लूट के विरोधी हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं सब लोग हमारे प्रति। और पतंजलि में मैं आपको बताऊं, चिकित्सा के लिए हर समय 50-100 डॉक्टर तो रहते ही रहते हैं। यानी हमारे पास 3000 से ज़्यादा आईपीडी की व्यवस्था है, एक समय पर वहाँ रह करके चिकित्सा के लिए आते हैं। तो वो तो बड़ी भावना से आते हैं, क्योंकि जब चिकित्सा की बात होती है तो पैथी नहीं काम करती है, वो तो बायोकेमिस्ट्री काम करती है। पैथी तो जब तक बाहर है तब तक है, अंदर आचरण में आने के बाद पैथी शरीर को नहीं पता है। पैथी तो हमारे जो विचारों में संघर्ष है उसमें बांटा गया है। इसके लिए पतंजलि ने इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी शुरू कर दिया और करके आज MRI, CT, कैथ लैब और पूरा ICU से लेकर के पूरा क्रिटिकल की जो एक एडवांस हॉस्पिटल होना चाहिए, वो आज हॉस्पिटल पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो षड्यंत्रकारियों का जो खौफ कैसा है एलोपैथिक में, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब हमने हॉस्पिटल स्टार्ट करने की बात करी, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए, लोगों को बुलाने पर कई डॉक्टरों ने कहा कि बोला जी हम आपके यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि हमको दूसरे हॉस्पिटल वाले बाद में नौकरी भी ना दें, क्योंकि वो सोचेंगे तुम तो पतंजलि में गए हो। इतना भय और खौफ था। पर मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि देश के टॉप लेवल के डॉक्टर्स आज हमारे साथ हैं और आने वालों के लिए इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है कि वो हर हमेशा के लिए तैयार हैं कि जिसके लिए हमने पढ़ाई की थी। मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो डॉक्टर्स कहते हैं जिसके लिए हमने पढ़ाई की थी, हमको लगता है कि पतंजलि में आकर के हम पूरा कर सकते हैं। दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो टारगेट दिए जाते हैं, कोई सामान थोड़ी ना है कि जबरदस्ती तो पूरा होगा ना फिर वो। पर हम कहते हैं कि जबरदस्ती एक भी औषधि नहीं लिखना, जबरदस्ती एक भी तरह का कोई परीक्षण नहीं करना। इस भाव से हम सब सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो पूरे देश के अंदर जो सेवा में लगे हुए लोग हैं, चिकित्सा में, अनेक विध राष्ट्र के दूसरे कार्यों में भी, उन सबको हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, उनका सहयोग भी करना चाहिए, उनका समर्थन भी करना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम काउंसिल ये इसके क्षेत्र में बड़ा काम करेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और यहाँ जितने भी ये लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हैं अलग अलग, मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश से लेकर के, दक्षिण भारत से लेकर के, सिक्किम से लेकर के, बिहार से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के अनेक प्रांतों के भाई बहन यहाँ पर आए हैं। उनकी भावनाएं हैं, उनकी संवेदनाएं हैं कि हम अपनी परंपरा, अपनी विधा के माध्यम से लोगों को कुछ उपकार पहुंचा सकें। तो उनको भी हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है।
जिन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, जिन्होंने तप किया है, उस पुरुषार्थ को उनको एक तरह से प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जहां ये आयोजन के माध्यम से इस संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का एक आधार बनता है। तो आयोजनकर्ताओं के लिए भी मेरी शुभकामनाएं, जितने भी भाई बहन यहाँ देश से आए उनके लिए भी और आप सब के लिए भी यही मंगल विधान है। योग आयुर्वेद कथा चर्चा की वार्ता की बात नहीं है, करने की बात है। तो आप योग जरूर करते होंगे, नहीं करते हो तो आज के बाद जरूर करेंगे, इस संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।